हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने ये तो बात कर ली थी कि आप किस तरीके से अपना कस्टम गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उसी के साथ गूगल शीट की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हम एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जैसे आपने कोई कस्टम फील्ड बनाई, जैसे कि ड्रॉप डाउन बनाया, उसके अंदर आप डायनेमिक डेटा लोड करना चाहते हैं। डायनेमिक डेटा इन द सेंस कि आपका जो डेटा है वहां पे ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा, वो कहीं अलग गूगल शीट के अंदर पड़ा हुआ है या फिर किसी और सोर्स के अंदर पड़ा हुआ है, आपको वो डेटा लोड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि हम ये चीज ऐप स्क्रिप्ट्स या फिर गूगल ट्रिगर्स की हेल्प से करेंगे। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक फॉर्म। मैंने सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने किया टेस्ट फॉर्म और इसके अंदर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेलेक्ट नेम या फिर सेलेक्ट नेम्स। अब ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब बेसिकली इसको फॉर्म को करता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ से हो गया पब्लिश। ये एक इसका कॉपी लिंक आ गया, इसको हम शॉर्टन यूआरएल करके मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रॉप डाउन है। इसके अंदर सिर्फ ये ऑप्शन 1 आ रहा है, कोई भी डायनामिक वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं डाली और ना ही मैंने कोई स्टैटिक वैल्यू सिलेक्ट की है। तो अब ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है मुझे कहाँ से यूज करनी है, गूगल शीट से। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम स्टेप मैं यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्प्रेडशीट क्रिएट करने में मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम कहीं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें तो रेंज डिफाइन करनी है, वो बाद में बताता हूँ कैसे जो है वो रेंज डिफाइन करनी है। तो नेम्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले सबसे पहले अपना नाम, मार्क, हेनरी, माइकल, ट्रम्प। अब ये मैंने नेम्स जो है वो डिफाइन कर दिए। अब ये नेम्स मेरा हेडिंग हो गया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम्स है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मेरे इस गूगल फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजिबल होने चाहिए। अब जैसे ही शीट के अंदर कोई भी और नया नाम ऐड होता है बाय एनी सोर्स, चाहे वो यूजर मैनुअली ऐड कर रहा है चाहे कुछ भी ऐड कर रहा है, तो वो भी यहाँ से फॉर्म के अंदर डायनामिकली ऑटोमेटिकली लोड हो जाना चाहिए। तो चलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है। तो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, तो ये मेरी शीट है। तो यहाँ से मैं करूंगा एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक। ये आ गया ऑप्शन एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस के अंदर मेरे पास है सबसे पहले ऐप स्क्रिप्ट्स। ऐप स्क्रिप्ट्स में जाऊंगा तो ये ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई फंक्शन। तो अभी के लिए इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन राइट करना है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा गेट माई लिस्ट, राइट। तो सिंपली यहाँ से मैं अगर लिखूंगा गेट माई लिस्ट। अब फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपली एक कोड लिखूंगा। यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्स्ट। यहाँ पे चाहिए क्या मुझे, बेसिकली मुझे एक फॉर्म की आईडी चाहिए कि जिस फॉर्म के अंदर मुझे डेटा लोड करवाना है, और दूसरा एक शीट आईडी चाहिए कि कहाँ से मेरा डेटा जो है वो रीड होगा। और रीड होने के बाद अब डॉक्यूमेंट आईडी है, डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर से मुझे कौन सी शीट सेलेक्ट करनी है, तो शीट का नाम भी चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले फॉर्म आईडी। अब फॉर्म आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो चलिए सबसे पहले फॉर्म आईडी देखते हैं। तो जो ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, इस फॉर्म के अंदर यूआरएल में आप देखोगे कि form/d/ करके एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। अब यही मेरी फॉर्म आईडी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई यूआरएल कुछ अलग लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि फॉर्म आईडी क्या है, तो आप सिंपली पूरा यूआरएल पेस्ट करके किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हैं कि इसमें से फॉर्म आईडी जो है वो क्या है, वो आप मुझे फॉर्म आईडी बता दो, तो आपको फॉर्म आईडी मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म आईडी ये है। इसको मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया मैंने, कांस्टेंट बना दिया बेसिकली। अब सेकंड कांस्टेंट मुझे बनाना है डॉक्यूमेंट आईडी। अब डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, मेरी जो गूगल शीट है उसकी डॉक्यूमेंट आईडी। तो हम चलते हैं वापस अपनी शीट के ऊपर। तो ये शीट है, सिमिलरली यहाँ पे भी डी के साथ आईडी लिखी होती है, तो ये भी मेरी एक आ गई यहाँ तक आईडी। अब इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, स्क्रिप्ट के अंदर गया, डबल कोट्स के अंदर मुझे यहाँ पे भी डॉक आईडी मैंने लिख दी। उसके बाद आएगा शीट नेम। अब शीट नेम जो है वो कहाँ से मिलेगा, बेसिकली क्या है, शीट का नाम जो है वो ये वाली शीट का नाम होता है। ये बेसिकली वर्क ग्रुप का नाम है। यहाँ पे जो अनटाइटल्ड शीट लिखा हुआ है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट का नेम है और ये डॉक्यूमेंट की आईडी है। तो डॉक्यूमेंट की तो हमने आईडी यूज कर ली, अब शीट का हम नेम यूज करेंगे। तो शीट का नेम यहाँ पे शीट 1 है, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको शीट का नाम चेंज करना है तो आप चेंज करने के बाद इसको दोबारा से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो शीट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया शीट 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन या फिर फील्ड नेम, कॉन्स्ट फील्ड नेम। अब फील्ड नेम कौन सी होगी कि फॉर्म के अंदर मेरे पास ये फील्ड का नाम है, क्योंकि फॉर्म के अंदर हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो, कि जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ऐसे करके कई सारी हमारे पास फील्ड्स होनी चाहिए या होती भी हैं। तो उस केस में मुझे जो फील्ड का मैं नाम यूज कर रहा हूँ, मुझे वो फील्ड का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऐप स्क्रिप्ट में जाके मुझे यहाँ पे ये नेम जो है मेंशन कर देना है कि फील्ड का नाम जो है मेरा सेलेक्ट नेम है, जिसके अंदर मुझे डेटा जो है वो लोड करना है, राइट। तो ये 4 वेरिएबल्स हो गए जिनके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट किस चीज का बनेगा, मुझे सबसे पहले शीट को लोड करना है। तो शीट को लोड करने के लिए मैं क्या करूंगा,
शीट नाम से एक मैंने कांस्टेंट बना दिया। अब इसके अंदर लिखूंगा मैं स्प्रेड शीट ऐप। अब स्प्रेड शीट ऐप क्या है? ये डिफॉल्ट क्लास है जो हमें प्रोवाइड की जाती है गूगल शीट की तरफ से। तो स्प्रेड शीट ऐप नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्लास है और क्लास के अंदर मुझे करना है एक फंक्शन कॉल ओपन बाय URL या फिर ओपन बाय ID। अब शीट का जो नाम है ओपन बाय ID मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास ये ID पड़ी है, शीट ID यानी कि डॉक्यूमेंट ID। अब यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट ID को कॉपी कर दूंगा, इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा बेसिकली डॉक ID, ठीक है। और उसके बाद गेट शीट बाय नेम ये फंक्शन आ गया। अब शीट का नेम क्या है मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर? डॉट शीट नेम, राइट। अब ये आ गया मेरे पास, एक रेफरेंस बन गया जिसने शीट को लोड कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे इस शीट के अंदर से वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट वैल्यूज। अब कॉन्स्ट वैल्यूज के अंदर मुझे क्या लिखना है? अब ये जो ऊपर मैंने रेफरेंस बनाया ये वाला, ये जो शीट रेफरेंस बनाया है इसको मुझे यूज करना है, शीट डॉट गेट रेंज। अब गेट रेंज का क्यों यूज कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। शीट डॉट गेट रेंज। अब रेंज के अंदर मुझे सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना है रेंज की वैल्यू। अब रेंज कैसे पता चलेगी? मुझे जाना है अपनी शीट के अंदर, तो रेंज मुझे पता चलेगी कि D कॉलम है और D7 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब D7 पे तो नेम्स है, मुझे नेम्स को गेट करने की जरूरत नहीं, मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? D8 से। तो मैं चलता हूं वापस अपने फंक्शन के ऊपर, तो यहां से मैंने लिखा D8। अब D8 से कहां तक का डेटा चाहिए मुझे, तो मैं अपनी शीट के अंदर वापस चलता हूं। अब अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा D13, तो इसके बाद 14 नंबर पे कोई भी एंट्री आएगी वो यहाँ पे गेट नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि मैंने तो उसको एक रेंज पर्टिकुलर फिक्स कर दी कि D8 से लेके D13 तक का ही डेटा जो है वो गेट करे। बट मुझे तो इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू आएगी, जैसे कोई भी नेम लिखा, जैसे ये लिखा या कोई ABCD कोई भी वैल्यू लिखी, तो वो वैल्यू भी वहां पे लोड होनी चाहिए डायनेमिकली। इसलिए मैं इसको रेंज को बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे स्टार्टिंग रेंज जो है वो प्रोवाइड करनी है और एंडिंग रेंज मुझे प्रोवाइड नहीं करनी। तो उस केस में मेरे पास क्या चीज होती है, मैं D8 से लेके D यहाँ पे लिखूंगा, तो ये कंप्लीट रो जो है ना, कंप्लीट कॉलम है, उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू होगी D8 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू D8 से लेके पूरा जितने तक ये D कॉलम चलेगा उसका सारा डेटा जो है वो रीड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने गेट रेंज कर दिया। अब इसके बाद डॉट गेट वैल्यूज नाम से एक फंक्शन होता है, मुझे वो एग्जीक्यूट करना है। तो फंक्शन के अंदर मुझे कुछ भी पास नहीं करना और फिर डेटा जो है इसके अंदर मैं लॉगर लगा लेता हूं। अब लॉगर बेसिकली कंसोल डॉट लॉग की तरह काम करता है। लॉगर डॉट लॉग, इसके अंदर मैं लिखूंगा वैल्यूज, राइट। तो वैल्यूज लिखने पे ये जो भी इस शीट से डेटा रीड करेगा वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको हमें, ये डिप्लॉय बटन होता है, डिप्लॉय बटन पे क्लिक नहीं करना, हमें डिप्लॉय नहीं करना, इसको सिंपली मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है, राइट। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको अनसेव्ड चेंजेस Ctrl+S सेविंग, तो ये सेव हो चुका है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा, तो रन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन लॉग में ये जो लॉगर मैंने लिखा है ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये चीज मेरे सामने आई कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम किसी भी फंक्शन को रीड करूंगा तो मुझे सबसे पहले इसको ऑथराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा उठा रहा है वो कहां से उठा रहा है? गूगल शीट के अंदर से। तो गूगल शीट जो है वो डायरेक्टली अपना एक्सेस नहीं देती, तो उसके लिए मुझे परमिशन जो है वो रिव्यू करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक किया। एप्लीकेशन वेरीफाइड ना होने की वजह से यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गो टू अनटाइटल्ड सेव प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे प्रेस किया, परमिशन एलोकेट हो चुकी है। अब ये आप देख सकते हैं कि D8 से तो स्टार्ट किया तो ये सारे नाम भी आ गए, उसके अलावा जो खाली नेम्स हैं वो भी सारे आ गए। क्लियर? कि मतलब इसके अंदर क्या हो गया, इसने पूरी D8 रो से स्टार्ट करके D8 कॉलम से, सॉरी D8 रो से स्टार्ट करके D कॉलम के अंदर जितने भी कॉलम्स थे बने हुए अभी तक, सबका डेटा जो है वो शो कर दिया, इवन की डेटा अभी खाली है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से फिल्टर पास ऑन कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा इसके ऊपर, तो फिल्टर लगाया, फिल्टर के अंदर रेफरेंस क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने कर दिया रो। तो यहाँ पे मुझे लिखना है रो ऑफ एरे 0 कि उसके अंदर रो 0 पे अगर डेटा है तो वही मुझे विजिबल करेगा, अदरवाइज जिसके अंदर डेटा नहीं है वो डेटा विजिबल नहीं करेगा। तो इसको मैं करता हूँ फिर से Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ वही नेम आए हैं कि जो जिनके अंदर डेटा है, तो ये फिल्टर लग गया। अब इसके अंदर क्या आप देख पा रहे हैं कि हर एरे के अंदर से एक और एरे बना हुआ है, एरे इनसाइड द एरे। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके आगे ही एक और फंक्शन लगा देता हूँ, डॉट मैप करके। तो मैप करूंगा, मैप करने के बाद मुझे यहाँ पे भी रेफरेंस क्रिएट करना है। रेफरेंस क्रिएट करने के बाद एरो फंक्शन लगा के मुझे रो ऑफ 0 करके जो भी 0th नंबर पे एलिमेंट है उसको मुझे निकाल के वापस वैल्यूज के अंदर पुश करवाना है, राइट। तो ये मैंने लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन पे क्लिक किया तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक सिंगल एरे में डेटा जो है वो आ चुका है। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया कि मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर से मुझे स्प्रेडशीट से डेटा मिल चुका है, राइट। अब मुझे इस डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ पे? फॉर्म
फॉर्म के उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके अंदर मुझे सबसे पहले फॉर्म का रेफरेंस रखना पड़ेगा, कॉन्स्ट फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर जैसे हमारे पास स्प्रेडशीट ऐप था वैसे ही एक फंक्शन होता है फॉर्म ऐप, राइट। और इसके बाद आएगा, इसके अंदर लिखेंगे ओपन बाय आईडी, क्योंकि हमारे पास इसकी भी आईडी पड़ी है और फॉर्म आईडी ये रेफरेंस था मेरा, तो मैं यहाँ पे फॉर्म आईडी पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर्म का रेफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमें बनाना है इसके अंदर से कॉन्स्ट आइटम्स। अब फॉर्म के अंदर आइटम्स बनाने का क्या रीजन है ये मैं आपको बताता हूँ। आइटम्स बेसिकली क्या है कि इसके अंदर फॉर्म के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल फील्ड्स हों, कि जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कोई डायनामिक फील्ड भी हो। तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स जो है वो फॉर्म के गेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने किया आइटम्स इज इक्वल्स टू, अब फॉर्म ऊपर मैंने रेफरेंस बना हुआ है फॉर्म डॉट गेट आइटम्स। गेट आइटम्स मतलब ये जो ऊपर रेफरेंस बना उसके अंदर से वो आइटम्स को गेट करेगा, फॉर्म डॉट गेट आइटम्स। अब यहाँ पे रेफरेंस पास करना है मुझे फॉर्म ऐप डॉट आइटम टाइप्स डॉट लिस्ट। अब ये कीवर्ड है, बेसिकली क्या रेफरेंस है जिसके थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर से उसके कॉलम्स को गेट करेगा। कॉलम्स को गेट करने के बाद ये कॉलम्स जो है वो आइटम्स के अंदर आ गए। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे हमें बनाना है कॉन्स्ट ड्रॉप डाउन। एक ड्रॉप डाउन का रेफरेंस बना लेंगे। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या लिखेंगे हम, जो आइटम्स मिली है, जो कॉलम्स मिले हैं, आइटम्स डॉट फाइंड। अब इस फाइंड के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे पास है आइटम, रेफरेंस क्रिएट कर लिया, इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर लेते हैं, आइटम, देन आइटम डॉट गेट टाइटल। अब मुझे गेट टाइटल नाम का एक फंक्शन है और इसके अंदर इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू लगा लेते हैं। लगाने के बाद मेरे पास फील्ड नेम कौन सी थी, ये है फील्ड नेम। फील्ड नेम मैंने क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट नेम्स, मतलब कि ड्रॉप डाउन के अंदर अगर सिलेक्ट नेम्स नाम की एक फील्ड है तो वो ड्रॉप डाउन के अंदर चली जाए, अदरवाइज ड्रॉप डाउन के अंदर क्या जाएगी, नल वैल्यू जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है सिंपली इफ नॉट ड्रॉप डाउन, कि अगर ड्रॉप डाउन के अंदर नल वैल्यू आ जाती है एनी केस में, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, थ्रो कर दूंगा किसको, एरर को, थ्रो न्यू स्पेस एरर, और इसके अंदर मैसेज जो है वो एंटर कर दूंगा, कॉलम नॉट अवेलेबल, राइट। ये हो गया अगर ड्रॉप डाउन नहीं मिला तो। अब मेरे पास ड्रॉप डाउन का डेटा भी आ गया, मेरे पास आइटम्स भी पड़ी हैं, मेरे पास हर एक चीज जो है वो आ चुकी है। अब लास्ट आइटम क्या करनी है, मुझे यहाँ पे डेटा जो है वो लोड करवाना है किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन वाली फील्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डाउन, जो हमने ऊपर रेफरेंस बनाया हुआ है, ड्रॉप डाउन डॉट एज लिस्ट आइटम डॉट सेट चॉइस वैल्यूज। अब इसके अंदर मेरे पास डेटा का किस में अंदर पड़ा हुआ है, प्रिंट मैंने करवाया था ये वैल्यूज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज। लॉगर को हटा देते हैं, सिंपली इसको अनवांटेड स्पेस हटा दी मैंने, कंट्रोल एस दबाया, सेव किया, रन किया, अगेन रिव्यू परमिशन, एडवांस्ड, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, कंटिन्यू। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। वैसे तो यूजुअली 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं, अब देखते हैं ये कितना टाइम लगाता है। ठीक है, इसके अंदर 12-13 सेकंड जो है वो लग चुके हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार रन पे क्लिक करके देख लेता हूँ, कहीं कोई इशू तो नहीं जी। तो यहाँ पे 2 सेकंड लगे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल होने के लिए। मुझे यहाँ पे इसको डिप्लॉय वगैरह कुछ नहीं करना, डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय बेसिकली किस लिए होता है कि अगर इस फॉर्म के थ्रू मुझे डाटा जो है वो एपीआई लेवल पे लेके जाना है, या फिर आउटसाइड द फॉर्म या आउटसाइड द गूगल मुझे ये डेटा लेके जाना है, तो मुझे उसके लिए इसको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो इसका एक पर्टिकुलर लिंक बन जाता है जिसके थ्रू मैं उस लिंक को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये डाटा मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये डेटा विद इन द शीट यूज करना है, तो उस केस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी शीट पे जाऊंगा, तो ये देखो ये मेरे पास डायनेमिक डेटा ऑटोमेटिकली लोड हो चुका है। अब मैंने इसको फॉर्म को ओपन भी किया था, पब्लिश किया था, अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। तो देखिए कितना सिंपल है ये। अब अगर आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए, या फिर अगर आपको ये फंक्शन नहीं मिल रहा कहीं से भी, वैसे तो आप किसी भी एआई टूल के ऊपर जाके ये फंक्शन के लिए लिख सकते हैं, तो आपको वो एआई टूल जो है वो फंक्शन प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं और वहां से भी फंक्शन का कोड जो है वो ले सकते हैं। और एक और आसान चीज मैं आपके लिए कर देता हूं कि मैं इस फंक्शन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके अपने गूगल फॉर्म के अंदर स्क्रिप्ट्स में अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब इसके अंदर एक लिमिटेशन और भी है। लिमिटेशन आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या उसके अंदर। तो अभी ये डायनेमिक डेटा तो आ गया, अब ये शीट के अंदर से लोड हो रहा है। मैं यहाँ पे एक और जैसे लिख दिया मैंने कार्तिक, हेनरी, 2 नाम मैंने और ऐड कर दिए। अब मैंने कोई रेंज स्पेसिफिकली कोई बाउंडेशन तो डिफाइन की नहीं, पूरा डी कॉलम रीड होना चाहिए, लेकिन डी कॉलम के अंदर से ये 2 नाम ऐड हुए हैं। मैंने यहाँ पे इसको गूगल शीट तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। अब मैं फॉर्म के अंदर जाता हूँ, तो फॉर्म के अंदर मैं जितनी बार मर्जी रिफ्रेश कर लूँ, मेरे पास वो लेटेस्ट डेटा नहीं आएगा जब तक मैं अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर जाके फंक्शन को रन नहीं करूंगा। तो मुझे अगर डायनेमिक डेटा चाहिए, अभी के लिए ये देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं आ रहा।
या फिर मैं पब्लिश्ड फॉर्म के ऊपर जाके यहाँ पे भी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास डायनेमिक डेटा नहीं आ रहा। लेकिन अगर मुझे ये डायनेमिक डेटा लेना है तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ से रन पे क्लिक करूंगा, सिंपली यहाँ पे डेटा रन हो गया। नेक्स्ट टाइम अब फॉर्म के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास वो अपडेटेड डेटा कार्तिक एंड हेनरी आ चुके हैं। क्लियर है? अब ये एक बाउंडेशन होगी कि मुझे एक बार मैंने फॉर्म भी क्रिएट कर दिया, स्क्रिप्ट भी लिख दी, तो मुझे हर बार क्या स्क्रिप्ट जाके रन करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रिगर ऐड करना। ट्रिगर ऐड करेंगे, ट्रिगर ऐड करने के बाद आपको ये स्क्रिप्ट एक बार आपने लिख दी, दूसरी बार आपको इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो सिंपली जहां पे आपने ये फंक्शन ऐड किया है इसके अंदर आप जाओगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे है ऑप्शन एक ट्रिगर, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है ट्रिगर्स की स्क्रीन खुलेगी, ऐड ट्रिगर के ऊपर क्लिक करना है। ये फंक्शन मेरे पास एक ही था तो लिस्ट में ऑलरेडी फंक्शन आ चुका है। अगर आपके पास एक के बजाय 2, 3, 4 फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास वहां पे लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हेड ही रहेगी, फ्रॉम स्प्रेडशीट। ठीक है, टाइम ड्रिवन भी आप कर सकते हो कि इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद ये शीट ऑटोमेटिकली या ये पर्टिकुलर ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, स्प्रेडशीट ही लगाना है इसके अंदर। तो ये स्प्रेडशीट आ गया। और इवेंट टाइप क्या होगा कि जब भी स्प्रेडशीट के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो ये ट्रिगर जो है कॉल होना चाहिए, तो ये ट्रिगर उस टाइम पे कॉल होगा। अगर कोई फेलियर आता है तो नोटिफाई मी डेली, वीकली, आवरली आप अपने तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सेटिंग्स हमें करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रिगर बन चुका है। अब इस ट्रिगर को कुछ नहीं करने की जरूरत, सिंपली यहाँ पे मैं जाऊंगा अपनी शीट के अंदर, मैं हेनरी को कर देता हूँ रिमूव, कार्तिक को कर देता हूँ रिमूव, ट्रम्प को कर देता हूँ रिमूव। राइट, अब मेरे पास ये 5 नाम बचे हैं। मैं चलता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 5 नाम रह चुके हैं। मैं दोबारा जाता हूँ शीट के अंदर, यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, K1, K2, K3, यहाँ पे मैंने किया क्लिक, वापस फॉर्म के अंदर गया। रियल टाइम तो लोड नहीं होते, लेकिन जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं अपने आप नाम जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो चाहे यहाँ से मैं शीट के अंदर जाके सारे नाम्स रिमूव कर देता हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली सेव होगी। यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, चूज नेम के अंदर, तो अब मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट पे चलता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से नेम जो है वो रिमूव भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ से ये नाम रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है इसको मैंने सेव किया, वैसे ही कंट्रोल S दबा दिया। अब जाता हूँ फॉर्म के अंदर, अभी के लिए तो ये नाम आ रहे हैं, रिफ्रेश किया तो मेरे पास 4 नाम आने चाहिए, देख सकते हैं। तो जो भी आप अपडेशन कर रहे हो, आपको इस स्क्रिप्ट को एक बार आपने चेंज कर दिया, ट्रिगर लगा दिया, कोड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और ट्रिगर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कुछ भी दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, इवन कि देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या हमने कोड लिखा था। अगर आपका कोड एक बार रन हो रहा है तो इसके अंदर बाद में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली था हमारा कि डायनेमिकली अगर डेटा लोड करना है हमें फॉर्म के अंदर तो हम इस तरीके से डायनेमिकली डेटा लोड कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब आई होप आपको गूगल फॉर्म, गूगल शीट के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डायनेमिक डेटा कैसे लोड करते हैं या फिर ट्रिगर्स लगाने आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।